पांचवा सवाल है, सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में यानी कि पहले यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक मिला। सुयश को पहले टेस्ट की अपेक्षा दूसरे टेस्ट में द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर है, तो प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक मिले। फिर से पढ़ो एक बार। सुयश को गणित की विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा यानी उसको पहली परीक्षा में जो अंक मिला उसकी अपेक्षा दूसरी जांच परीक्षा में 10 अंक ज्यादा मिला। यानी कि मतलब यह हुआ कि उसे जो पहली जांच परीक्षा में जितना अंक मिला था उससे 10 अंक ज्यादा जो उसे दूसरे टेस्ट में मिला है। तो दूसरे टेस्ट में उसका पहले की अपेक्षा 10 अंक ज्यादा है, तो पहली जांच परीक्षा का अंक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जो पूछा उसी को मानते हैं। प्लस यहाँ पे दूसरे पे मत जाना, क्योंकि सवाल पहले उसने कह दिया कि प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा दूसरी परीक्षा में 10 अंक ज्यादा है। दूसरी परीक्षा में उसको 10 अंक ज्यादा मिला है पहले की अपेक्षा, तो पहले में कितना मिला हम मानेंगे। माना पहली जांच परीक्षा में सुयश को यक्स अंक मिले, इसलिए दूसरी जांच परीक्षा में प्राप्त अंक कितना आएगा, x + 10। अब शर्त के अनुसार यहां लिख देते थे, दूसरी जांच परीक्षा में प्राप्त अंक x + 10। शर्त के अनुसार शर्त क्या है, दूसरी जांच परीक्षा में प्राप्त अंक का 5 गुना यानी कि दूसरी परीक्षा कितना मिला, x + 10। तो x + 10 का कितना गुना है, 5 गुना। यह किसके बराबर है, पहली जांच परीक्षा के अंक का वर्ग। पहली जांच में कितना मिला, x, तो x का वर्ग। इसे ऐसे थोड़ा समझ सकते हो। यहाँ पर लिखो, पहली जांच परीक्षा बराबर दूसरी या द्वितीय जांच परीक्षा। पहली परीक्षा में कितना प्राप्त हुआ था उसको, x। यहाँ पे कितना है, x + 5। तो क्या शर्त है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। इतना अंक मिला है, इसका 5 गुना किसके बराबर है, पहली जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का वर्ग। पहले जो सब में अंक मिला है इसका क्या करना है, वर्ग करना है। देखो x वर्ग बराबर 5 का गुणा x में 5x धन 25, इसलिए x का वर्ग -5x -25 बराबर 0। ये तो गलत हो गया सवाल, गलत हो गया। हाँ, 10 अंक अधिक है यहाँ पे, यहाँ पर 10, तो 5 दाम कितना हो जाएगा, ये 50। ये कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पर कितना है, फिर 1, यहाँ पर कितना है, 50। 50 से कम 50। 50 का ऐसा गुणनखंड निकालो कि घटाने पे 5 मिले, 10 × 5 = 50। मध्य पद का चिन्ह माइनस, घटाना है तो विपरीत चिन्ह होगा। मध्य पद का चिन्ह माइनस, ये माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए x वर्ग -10x + 5x - 50 बराबर 0। कॉमन क्या आएगा, देख सकते हो, दोनों में x है, x कॉमन। यहाँ पे x बचा, यहाँ पर 10 बचा। इसमें 5 × 1 = 5, 5 दाम 50, 5 कॉमन आएगा तो x बचेगा, 5 दाम 50।
यहाँ प्लस है, प्लस लोगे तो आगे का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। 2 कोष्टक बनाओ, कौन दोनों में है, x माइनस 10। यहाँ क्या बचा, x यहाँ पे प्लस 5, x माइनस 10 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। इसलिए -10 का पक्षांतर होगा तो 10 नहीं -5, मगर अंक कभी ऋणात्मक नहीं होते, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अग्राह्य है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 10। इसलिए यहाँ पे लिखोगे क्या पूछा प्रथम जांच परीक्षा में, इसलिए प्रथम जांच परीक्षा में किसको, सुयस को कुल कितना अंक मिला था, 10 अंक मिले। ये आपका आंसर हो गया। 5 मिनट। छठा सवाल देखिए क्या है, श्री कासम का मिट्टी का बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग, कुटीर तो लघु उद्योग है, छोटा सा उद्योग है, घरेलू उद्योग। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, लागत मतलब उसको बनाने में कितना रुपया लगा, लागत मूल्य कितना है, बनाए गए बर्तनों की संख्या, जितना बर्तन बनाते हैं उस संख्या का 10 गुना से 40 रुपया ज्यादा। जैसे मान लो कि अगर उन्होंने 10 बर्तन बनाए, 10 बर्तन बनाए तो 10 बर्तन का 10 गुना कितना हो गया, 100 और 40 यानी कितना, 140 रुपया एक बर्तन का लागत मूल्य हुआ। यानी कि जितना बर्तन बनाएंगे उस बर्तन का 10 गुना करेंगे, 10 गुना में 40 रुपया जोड़ेंगे तो एक बर्तन का लागत मूल्य आता है। उन्होंने जो बर्तन बनाए, एक दिन में जो बर्तन बनाए हैं उन बर्तनों का कुल लागत मूल्य 600 रुपया है। एक दिन में जो भी बर्तन बनाते हैं उसका लागत मूल्य कितना है, 600 रुपया है। तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य और बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें समझना कि जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य यह बर्तनों की संख्या पर निर्भर है, क्योंकि जितना बर्तन बनाएंगे, क्या है शर्त, क्या है शर्त, क्या है, बर्तन की संख्या का 10 गुना और उसमें 40 रुपया क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, एक बर्तन का क्या आएगा, लागत मूल्य आएगा। एक बर्तन का क्या आएगा, लागत मूल्य। तो एक दिन में जो बर्तन बनाए हैं उन सबका लागत मूल्य कितना है, 600 रुपया है। देखें यहाँ लिखेंगे पहले, माना श्री कासम द्वारा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x। इसलिए एक बर्तन का लागत मूल्य बर्तनों की संख्या का 10 गुना और उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10x घन 40। माने एक बर्तन की लागत मूल्य कितनी है, 10x घन 40 और कितने बर्तन बनाए हैं, x बर्तन कितने बनाए हैं। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लो उन्होंने एक दिन में कितना बर्तन बनाया, 5 बर्तन, तो लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य 10 गुणे 5 घन 40 कितना हो गया, 50 घन 40 बराबर 90। एक बर्तन का लागत मूल्य, एक बर्तन का लागत में कितना आया, 90। तो कितना बर्तन बनाए हैं, 5 बर्तन, तो 5 बर्तन का मूल्य 5 गुणे 90 बराबर 450 रुपए।
वही यहाँ पे कितना लिखा है, वो 600 रुपया लिखा है। तो हमें यहाँ पे कुल बर्तनों की संख्या मालूम है x, और एक बर्तन का लागत में कितना हो गया, जितना बर्तन बनाया है उसका 10 गुना, उसमें क्या 40 रुपया जोड़ दिए, तो कुल मूल्य कितना होगा। तो एक बर्तन का लागत मूल्य जुड़े कुल बर्तनों की संख्या, तो सारे बर्तनों का लागत मूल्य आ गया। यहाँ पे लिखेंगे के लिए सभी बर्तनों का लागत मूल्य यक्स गुणे बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन का लागत मूल्य, ये हुआ अपना कुल लागत मूल्य। किससे मिला है हमें, गणना से। और क्योंकि सभी बर्तनों का लागत मूल्य कितना दिया है, 600 रुपया, ये क्या है 10, यानी ये भी लागत मूल्य भी लागत है, ये गणना से मिला 10 दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ही तो लागत मूल्य है, ये भी लागत मूल्य है और ये भी लागत मूल्य है, इसलिए यक्स गुणे 10 यक्स धन 40 बराबर 600। तो 10 यक्स स्क्वायर धन 40 यक्स, 600 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखो 10 एकम 10, 10 चौक 40, इसमें 0 10 का भाग जाएगा, अर्थात 10 कॉमन ले लो, 10 एकम 10, 10 चौक 40, 10 छक्का 60 और 0 बराबर 0। 10 इधर जाएगा तो 0/10 होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। जैसे कि हम कभी ज्ञात करते हैं, यहाँ पे कितना है 60, यहाँ पे कितना 1 गुणे 60 बराबर 60। 60 का ऐसा मुखंड निकालो, घटाने के चाहिए, घटाना है, यानी 1 प्लस होगा और 1 माइनस होगा, या a प्लस a माइनस है, यहाँ से a प्लस, जो बड़ी संख्या होगी प्लस हो जाएगी। तो 10 छक्का 60, तो 6 गया 4, बड़ी संख्या मध्य पद क्या प्लस है, बड़ी संख्या प्लस, छोटी क्या हो जाएगी माइनस, इसलिए यक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x और ये माइनस 60 बराबर 0। अभी क्या कॉमन आएगा, यक्स कॉमन लिया तो यक्स प्लस 10। फिर यहाँ देखो 6 एकम 6, 6 दहा में 60, यानी यहाँ पे 6 एकम 6 यानी यक्स और 6 दहा में 60, चिन्ह क्या है माइनस, ये माइनस आएगा तो आगे का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखो 2 बार क्या आया है, यक्स प्लस 10 आया है, तो यहाँ क्या बचा यक्स, और यहाँ क्या बचा माइनस 6, यक्स माइनस 6 बराबर 0। देयरफॉर यक्स प्लस 10 बराबर 0, यक्स माइनस 6 बराबर 0। 10 का पक्षांतर माइनस 10, एक्स बराबर माइनस होगा तो क्या हो गया प्लस। मूल्य कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए यह क्या होगा अग्राह्य। आंसर हमारा क्या हुआ, यक्स बराबर 6। क्या माना हमने, इसलिए एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या यक्स बराबर 6 बर्तन, इसलिए एक बर्तन का लागत मूल्य क्या लिखा है, 10 यक्स धन 40, 10 गुणे 6 धन 40, 10 छक्का 60 धन 40 बंद बराबर 100 रुपये। अगला सवाल है, देखो किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर के वापस उसी स्थान पर आने में 8 घंटे लगते हैं।
यदि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। जैसे नाव चलती है नदी में, तो शांत जल में नाव का वेग उन्होंने कितना माना है, 12 किलोमीटर। लेकिन जब नदी में जो जल होता है तो प्रवाहित होता है, तो उस नदी के जल का भी अपना क्या होता है, एक वेग होता है। जब नाव नदी में चलती है, यदि वह प्रवाह की दिशा में जा रही है, यदि वह नाव जो है नदी में जिस तरफ जल बह रहा है, अगर उस दिशा में अगर नाव जाएगी तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और विपरीत दिशा, अगर हम उल्टी दिशा में जाते हैं तो वहाँ पे नाव का वेग क्या होता है, कम होता है। लेकिन 36 किलोमीटर जो है प्रवाह की दिशा में जाती है और उसी से क्या होती है, वापस भी आती है, तो दोनों समय क्या होता है, उसे कम समय लगता है। यहाँ पे इसे लिख दिया मैंने कि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पे लिखेंगे माना, ज्ञात क्या करना, नदी के प्रवाह का वेग। शांत जल में नाव का वेग मालूम है, लेकिन जो नदी का जो जल है वह किस वेग से बह रहा है या प्रवाहित हो रहा है वो हमें नहीं मालूम है, तो पहले उसी को मानेंगे, क्योंकि हमें उसी को ज्ञात करना, नदी के प्रवाह का वेग। कह रहे माना नदी के प्रवाह, नदी का प्रवाह, नदी के जल का प्रवाह, नदी के प्रवाह का वेग कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद किसे लिखोगे, नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में, नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव का वेग। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, यदि जो शांत पानी या शांत जल है उसका वेग कितना है, 12। जब नाव चलेगी उस पानी में, जब वो जल प्रवाहित होगा तो जल का अपना वेग एक वेग होगा, और जब नाव उसमें चलेगी तो जाहिर बात है कि जब शांत पानी में नाव का वेग 12 है, तो जब प्रवाहित जल में नाव चलेगी उसका वेग 12 से क्या होगा, अधिक होगा। तो वह वेग क्या होगा, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ, तो जाहिर बात है कि जो नाव का वेग आएगा वो 12 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। तो नदी के प्रवाह का वेग ऐसे शांत जल में 12 है, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो कम होगा, और प्रवाह की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, उसका अधिक होगा। तो नदी के प्रवाह की दिशा में पहले लिखते हैं, नदी के प्रवाह की दिशा में नाव का वेग 12 x किलोमीटर प्रति घंटे तथा नदी के प्रवाह की विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में जाहिर बात है, उल्टी दिशा में जब नाव जाएगी तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा, 12 से भी कम होगा, 12 - x किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन यहाँ पे गणना किसकी करनी है, समय की। गणना किसकी करनी है, समय की। जाने आने में उसे कितना समय लगता है, 8 घंटे। तो समय कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल कहो या क्या कहो, वेग कहो। इसलिए प्रश्नानुसार या शर्त के अनुसार यह यहाँ पर क्या है, प्रवाह की दिशा में लगा समय और विपरीत दिशा में लगा समय बराबर कुल समय। यहाँ पर देखेंगे प्रवाह की दिशा में वेग कितना है, 12 x। प्रवाह की दिशा में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, 36 गया, और यहाँ भी क्या हुआ,
विपरीत दिशा में 36 जाता है। चाल कितनी है, यहाँ पे चाल क्या है, प्रवाह की दिशा में 12 धन x, तो दूरी बटे 4, जो समय आएगा विपरीत दिशा में कितना जाता है 36, कितना समय लगा 12 माइनस x, दूरी बटे 4 या 1, दोनों मिला करके कितना समय लगता है, उसे 8 घंटे लगता है। कितना समय लगता है, 8 घंटे। तो भी देखिए अब यहाँ पर 36 अंश में दोनों के 36 36 और 36 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, 1/12 धन x प्लस 1/12 ऋण x बराबर कितना आया 8। 36 इधर आ जाएगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, 1/12 माइनस x, 1/12 धन x बटे हरों का आपस में गुणा 12 धन x और 12 माइनस x बराबर 8। 36 आएगा तो बटे 36। यहाँ पर क्या हो गया, x और x कट गया, कितना बचा 12 12 24 बटे a प्लस बी a माइनस बी, तो 12 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर 4 दूनी 8, 4 9 36। अभी क्या होगा, 24 बटे 12 का वर्ग 144 माइनस x स्क्वायर बराबर 2/9। एक चीज और कर सकते हो, ये भी अंश है, ये अंश है, फिर गुणा कर लेते हैं, ज्यादा जल्दबाजी करेंगे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। 24 गुणे 9 बराबर 2 गुणे 144 माइनस x स्क्वायर, 2 इधर लेकर आते हैं, बटे 2 बराबर 144 माइनस x स्क्वायर, 2 से कटेगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 12 9 108 बराबर 144 माइनस x स्क्वायर। तो क्या करो, 108 माइनस 144 माइनस x स्क्वायर घटाओगे, प्लस माइनस घटेगा तो 36 माइनस x स्क्वायर, 40 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 36। इसलिए x बराबर वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल होगा प्लस माइनस 36, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 6, इसलिए x बराबर प्लस 6 x बराबर माइनस 6। लेकिन वेग या चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह अग्राह्य माना जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 6। तो क्या पूछा है, तो नदी के प्रवाह का वेग, इसलिए नदी के प्रवाह का वेग बराबर x बराबर 6 किलोमीटर प्रति 12 धन x, तो 12 धन 6, 12 6 18, 18 दूनी 36, यहाँ प्रवाह दिशा जाने में 2 घंटे लगे। यहाँ पे है 12 ऋण 6, 6 6 36, 6 और 2 कितना हो गया 8, तब बंद कर दो।